हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो वैसे तो कार्डियक साइकिल काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट मैं सोचता हूँ कि आप सभी को थोड़ा बहुत कार्डियक साइकिल का बेसिक आइडिया होगा और मैं भी वर्बली रिवाइज करा देता हूँ। फिर हम इस डायग्राम के थ्रू उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। ओके, अब कार्डियक साइकिल क्योंकि एक साइकिल है तो उसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ एट्रियल फीलिंग से। मतलब सबसे पहले वेनल सिस्टम से केबल सिस्टम जो है उसके थ्रू ब्लड आ रहा है, एट्रियास फिल होना स्टार्ट करते हैं। एट्रियास में धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप होता है, तो एट्रियास के फ्लोर पे जो एवी वॉल्स हैं यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं वो ओपन होता है प्रेशर की वजह से, और जितना भी स्टोर्ड ब्लड था अभी एट्रिया के अंदर वो सारा का सारा वेंट्रिकल्स में आता है। ठीक, उसके बाद में एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें जो ब्लड केबल सिस्टम से एट्रियम में आ रहा है वो सारा का सारा थ्रू एट्रियम क्रॉस करता हुआ ओपन वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल्स में डायरेक्ट आता है, यानी दोनों का रेट ऑफ फिलिंग सेम हो जाएगा। ओके, फिर एट्रियल सिस्टोल जनरेट होता है। एट्रियल सिस्टोल में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है एट्रिया की, 20 to 30% एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो भी फ्लो करते हुए वेंट्रिकल्स में आता है। ठीक है, अब एवी वॉल बंद हो जाता है और वेंट्रिकल्स में ना तो ब्लड आता है ना बाहर जाता है उनसे, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज आती है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि जो इम्पल्स एट्रियल सिस्टोल करा रहा था वो वेंट्रिकल तक पहुंच चुका है और वहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो इस स्टेज में दोनों वाल्व बंद है, इनलेट आउटलेट, और प्रेशर बिल्डअप होता है। ठीक है, इसके बाद एरोटिक वाल्व या पल्मोनरी वाल्व ओपन होता है। अब वाल्व खुल चुके हैं तो ब्लड बाहर जाएगा और जब तक वेंट्रिकल्स में ब्लड रहेगा बाहर एम्पटिंग होती रहेगी। उसके बाद प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा तो एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज हो जाएंगे वापस और वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन में चले जाएंगे। लेकिन अब तक वापस एट्रिया भर चुके हैं तो एट्रिया में प्रेशर बढ़ेगा, एवी वाल्व खुल जाएंगे और वापस से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हम देख सकते हैं। तो ये एक मास्टर अगर आपको कार्डियक साइकिल को करना है तो आप इसे समझ सकते हैं। ओके, मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ वेंट्रिकुलर प्रेशर से। वेंट्रिकुलर प्रेशर रेड कलर में मार्क किया हुआ है ये पूरा। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर स्टार्ट होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से। इस चार्ट में आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से साइकिल को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे हुआ कि दोनों वाल्व क्लोज है, यानी एवी क्लोज, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो चुकी है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाएंगे। ओके, अब क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो प्रेशर शार्पली राइज करेगा, तो यहाँ पे प्रेशर देखिए बहुत शार्पली राइज कर रहा है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज का एंड हो रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी एरोटिक वाल्व ओपन, यानी आउटलेट वाल्व जो है वेंट्रिकल्स का या एरोटिक या पल्मोनरी जो वाल्व है वो ओपन करता है। यहाँ पे एरोटिक के हिसाब से डाटा दे रखा है सारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के हिसाब से। तो एरोटिक वाल्व ओपन्स और इजेक्शन फेज आता है। इजेक्शन फेज में एक चीज देखने के लिए है कि ब्लड बाहर जा रहा है फिर भी प्रेशर कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। इसका लॉजिक ये है कि भले ही ब्लड कम हो रहा है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकुलर एम्प्टिंग हो रही है, बट कॉन्ट्रैक्शन अभी एंड नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से एट्रियल प्रेशर वेंट्रिकल प्रेशर अभी भी राइज करेगा। ओके, और इस पीक पे पहुंचने के बाद में वेंट्रिकुलर प्रेशर वापस कम होने लगेगा और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में भी कम होगा और यहाँ पे आके सबसे मिनिमम हो जाएगा वेंट्रिकुलर प्रेशर। उसके बाद में रैपिड इनफ्लो, क्योंकि वापस अब एट्रिया एवी वाल्व खुल गए हैं, एट्रिया से ब्लड आ रहा है, आता रहेगा। प्रेशर एक नॉर्मल मेंटेन कर रखा है क्योंकि वेंट्रिकल्स अभी रिलैक्सेशन की स्टेज में है। उसके बाद वापस से एक चेंज आ रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रिया की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है। जो 20 to 30% एक्स्ट्रा ब्लड आया है वो इस वापस एक कर्व का रीजन है। ये ए वेव नहीं, ए वेव एक्चुअली एट्रियल प्रेशर के लिए है, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्योंकि ऑलरेडी अच्छी खासी फीलिंग हो चुकी है वेंट्रिकल्स की, फिर एक्स्ट्रा ब्लड आता है तो अब प्रेशर राइज करेगा और फिर से ग्राफ कंटिन्यू कर जाएगा। ओके, अब बात करते हैं एट्रियल प्रेशर की। तो एट्रियल प्रेशर में भी हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे कि एवी वाल्व क्लोज हुए, एट्रिया भी एम्प्टी हो चुके हैं पूरी तरीके से, एवी वाल्व क्लोज हो गए, बट क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, तो कुछ प्रेशर जो है वो एट्रिया पे भी पड़ेगा। मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू थोड़ा सा प्रेशर जो है वो एट्रिया पे भी पड़ता है, तो उसकी वजह से एट्रियल प्रेशर स्लाइटली राइज करता है। ओके, उसके बाद में जैसे ही इजेक्शन होना स्टार्ट होगा तो एट्रियल प्रेशर भी धीरे धीरे नॉर्मल होगा और उस ब्लड उधर एरोटा में निकल रहा है तो प्रेशर एट्रिया का कम होते जाएगा।
अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो तो कम होता जाएगा, बट क्योंकि एट्रियल फिलिंग हो रही है, मतलब केवल सिस्टम से अभी भी कंटिन्यूसली ब्लड आ रहा है एट्रियम में, तो उसकी वजह से कंटिन्यूस राइज है प्रेशर का। ओके, और ये तब तक होगा जब तक वापस एवी वॉल नहीं खुल जाते। एवी वॉल ओपन्स मीन्स वापस एट्रिया पूरी तरह भर चुके हैं, एवी वॉल्स खुल गए तो सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा और प्रेशर शार्पली कम हो जाएगा, और फिर ये एट्रियल वेंट्रिकुलर प्रेशर के साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, और फिर से ये ए वेव आएगा। ये ए वेव एट्रियल सिस्टोल की वजह से आ रहा है। मीन्स बोलते तो ए वेव सिर्फ एट्रियल प्रेशर में है, बट दोनों का जो कर्व है, दोनों का शेप है वो सेम आएगा, क्योंकि दोनों में सेम प्रेशर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। ओके, ये एट्रियल प्रेशर का जो कर्व है ये काफी सिमिलर है जुगुलर वेनस प्रेशर के कर्व से, क्योंकि वो जेवीपी का जो कर्व आता है वो राइट एट्रियम के प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग यहीं से आएगी। अब बात करते हैं एरोटिक प्रेशर से। एरोटिक मीन्स एरोटा में क्या प्रेशर रह रहा है। ओके, तो वही बात आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो सब जैसा चलता आ रहा था स्लोप वही चलेगा। जैसे ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड होगा, यानी एरोटिक वाल्व खुलेगा, एरोटा में ब्लड आएगा, तब प्रेशर राइज करेगा वेंट्रिकल्स के साथ साथ। ठीक है, और ये करता जाएगा जब तक वापस एरोटिक वाल्व क्लोज नहीं हो जाता। ओके, यहाँ पे वाल्व क्लोज हो गए। अब वापस एक थोड़ा सा पीक आ रहा है। इसका क्या रीजन है? यहाँ पे जो ये पीक आया है इसका रीजन है विंड कैसल इफेक्ट। मतलब कार्डियक साइकिल में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। विंड कैसल इफेक्ट ये कहता है कि जो बड़ी वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, ये बहुत इलास्टिक है, तो जैसे इनमें ब्लड आता है ये एक्सपेंड करती है ताकि ब्लड को स्टोर कर सके, तो वॉल्यूम बढ़ता है और इनके अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। बट जैसे ही जो प्रेशर का कॉज था वो हटता है, यानी ब्लड आगे फ्लो करता है, तो ये वापस रिलैक्स करती है और एक प्रेशर बिल्डअप करती है। तो उस विंड कैसल इफेक्ट की वजह से ये वापस एक पीक आया। ठीक है, और फिर जैसे वो इफेक्ट चला गया, वापस ब्लड को जो वेंट्रिकल से ब्लड आया था उसको आगे पुश कर दिया सिस्टम में, तो वापस से कॉन्स्टेंटली प्रेशर फॉल करने लगेगा, और जैसे वापस नेक्स्ट साइकिल में एरोटिक वॉल्व ओपन हुआ प्रेशर राइज करेगा। ये कर्व हो गया एरोटिक वाल्व का। ओके, एरोटिक प्रेशर का। अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम्स पे आ जाते हैं। वेंट्रिकल वॉल्यूम्स में सबसे पहले हम वही, जब तक आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ वहां से स्टार्ट करते हुए वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। फिर इजेक्शन फ्रैक्शन में कॉन्स्टेंटली वॉल्यूम कम होते जाएगा। कॉन्स्टेंटली मीन्स विदाउट एनी फ्लक्चुएशन। हालांकि रेट कम हो रहा है क्योंकि शुरुआत में प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा था तो स्लोप ज़्यादा है, बाद में प्रेशर डिफरेंस इतना रहा नहीं तो थोड़ा कम रेट से जा रहा है, बट वॉल्यूम रेगुलरली कम हो रहा है। उसके बाद में आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में कोई वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे फिलिंग होगी, रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग। फिर एट्रियल सिस्टोल आते ही थोड़ी सी इंक्रीज फिलिंग होगी, तो वापस एक अलग से कर्व इसमें दिखेगा पार्ट में, और यहाँ से वापस साइकिल शुरू हो जाएगा। एक इसमें बात करते हैं एरोटिक प्रेशर की मैग्नीट्यूड की। तो देखो, वेंट्रिकल का प्रेशर 0 भी हो रहा है और 120 mmHg भी जा रहा है, बट एरोटा का प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। जब सिस्टोल या मैक्सिमम फिलिंग हो रही है एरोटा की, मतलब वेंट्रिकल से मैक्सिमम इंजेक्शन हो रहा है, तब प्रेशर 120 है, और मिनिमम प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mmHg है। तो ये प्रेशर एक मेंटेन रहता है, वेंट्रिकल जितना फ्लक्चुएट नहीं करता एरोटा में। अब बात करते हैं ईसीजी की। तो जो मैं लाइन अभी बोलने जा रहा हूँ वो सीवीएस की वन ऑफ द मोस्ट फेमस या इंपॉर्टेंट लाइन्स है। वो ये है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट प्रिसीड्स मैकेनिकल एक्टिविटी, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज सक्सीडेड बाय मैकेनिकल एक्टिविटी। शुद्ध हिंदी में इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले होगी और मैकेनिकल एक्टिविटी बाद में होगी। ओके, तो ईसीजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ईसीजी में हम कहते हैं कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है क्यू वेव से, बट एक्चुअली जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है करीबन आर वेव के बीच से। मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले हो जाएगी और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या मैकेनिकल एक्टिविटी बाद में स्टार्ट होगा। ओके, तो हम सब जानते हैं ईसीजी में क्या क्या पोर्शन किस किस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, बस उसका टाइमिंग देख लीजिए। पी वेव तो जहां आना था वहीं पे आएगा, बट जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है वो आर वेव से हो रहा है, ना कि क्यू वेव के स्टार्टिंग से। ठीक है, डिपोलराइजेशन वहीं से हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहीं से स्टार्ट हो रही है, बट मैकेनिकल एक्टिविटी आर वेव से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद में टी वेव जो है वो स्टार्ट हो रही है, यानी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जो है वो पहले स्टार्ट हो चुका है,
बट अभी भी इजेक्शन फ्रैक्शन में वो स्टार्ट हो चुका है और वो एंड हो जाएगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन तक। मतलब कंप्लीट डिपोलराइजेशन होगा जब वेंट्रिकल्स फाइनली रिलैक्स कर रहे होंगे। इसी के साथ में पी वेव है, तो पी वेव भी डायस्टेसिस के टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। डायस्टेसिस मतलब जब जितना ब्लड एट्रिया में आ रहा था उतना ही वेंट्रिकल में जा रहा है, दोनों में सेम रेट ऑफ इनफ्लो है। बट वो मैकेनिकली कब रिप्रेजेंट होगा, जब एट्रियल सिस्टोल होगा। तो ये भी मिडल ऑफ पी वीक में ये एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट फोनोकार्डियोग्राम की। तो फोनोकार्डियोग्राम बेसिकली क्या है, हार्ट साउंड्स के बारे में है। तो इसमें हार्ट साउंड में जो पहला यहाँ पे है वो है S1 साउंड। S1 साउंड क्यों आ रहा है, एरोटिक वाल्व क्लोजर की वजह से। तो एक बात तो यह है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में वॉल्व खुलने पे आवाज नहीं आती, वॉल्व बंद होने पे आवाज आती है। ठीक है, तो ये एक चीज दिमाग में रहनी चाहिए। तो एवी वाल्व क्लोज हुआ, उसका साउंड यहाँ है। इसी तरह S2 आएगी यहाँ पे एरोटिक वाल्व क्लोज होने की वजह से। ठीक है, और दो एक्स्ट्रा साउंड्स होती है यहाँ पे, सिर्फ S3 मार के S4 नहीं है। तो ये क्यों आती है, अगर वॉल ना तो पूरी तरह क्लोज है ना ओपन है, तो वो जो ब्लड का मूवमेंट है, ब्लड का जो फ्लो है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। मतलब वो भिड़ेंगे आपस में, जैसे तेज हवा चलने पे गेट भिड़ते हैं वैसे। तो जैसे ही ब्लड फ्लो करेगा तो वो वॉल आपस में वाइब्रेशन कॉज करेंगे, उसकी वजह से साउंड आ रहा है। ठीक है, रिगर्गिटेशन या स्टोनिसिस में ऐसे प्रॉब्लम आती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि रैपिड इनफ्लो जब हुआ तब एक S3 साउंड आ सकता है, अगर क्योंकि एरोटिक वाल्व अगर सॉरी एवी वॉल्व अगर पूरा नहीं खुला तो जो रैपिड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये सारी बात हो गई इस ग्राफ के बारे में। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, जो स्टैंडर्ड बुक में ये वाला फोटो है या डायग्राम है उसमें तो नहीं दे रखा, बट और कई जगह पे दे रखा है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर के कर्व में, रेड वाला जो कर्व है उसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के टाइम पे किंसिसुरा आता है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा वापस पीक आके डाउन जाएगा। उसका रीजन क्या है वो सुन लो। प्रोटोडायस्टोल, प्रोटोडायस्टोल क्या होता है कि जब भी एरोटिक वाल्व क्लोज हो रहे होते हैं तो कुछ ब्लड वॉल्यूम वापस वेंट्रिकल में आता है एरोटा से। मीन्स ये एक तरीके का है, जब गेट बंद हो रहा है तो कुछ वॉल्यूम जो बीच में है आसपास में वो वापस वेंट्रिकल्स में आ जाता है। तो उसकी वजह से वेंट्रिकल प्रेशर स्लाइट राइज करता है, स्लाइटली, बहुत स्लाइटली राइज करता है। तो उसकी वजह से किंसिसुरा यहाँ पे क्रिएट होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम के बारे में। तो ये डायग्राम कार्डिक साइकिल की जो बेसिक हमने अभी सीखा उसी पे बेस्ड है, बट रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। इसमें हमें एक ही चीज़ एक्स्ट्रा मिलने वाली है, वो है नेट एक्सटर्नल वर्क या फिर कार्डियक वर्क आउटपुट, यानी वर्क आउटपुट एनर्जी हमें पता चलने वाली है इससे। तो इसमें बेसिकली वॉल्यूम और प्रेशर का कर्व है लेफ्ट वेंट्रिकल का, जिसमें एक्स एक्सिस पे तो वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे प्रेशर है। इसको स्टार्ट करना या इसकी जो लेबलिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एंटी क्लॉकवाइज होगी और A B C D ये 4 फिक्स पॉइंट होंगे, मतलब इसी ऑर्डर में, ये ऑर्डर में याद करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं A से लेके B तक। A से B वाली रो में मुझे दिख रहा है कि भाई प्रेशर सेम है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये है फिलिंग, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम आ रहा है ब्लड का, तो फिलिंग है। इसमें मिट्रल वाल्व ओपन रहेगा, मिट्रल या एवी एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो ओपन रहेगा। बी पे आते ही मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाएगा, यानी एवी वाल्व क्लोज हो जाएगा और सेम वॉल्यूम के साथ में प्रेशर बढ़ेगा। तो इसको हम बोलेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके अंदर प्रेशर राइज करेगा, फिर सी पोजीशन पे आके एरोटिक वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इजेक्शन पीरियड आएगा और ये इजेक्शन चलेगा अप टू पॉइंट डी तक, जहाँ पे वापस एरोटिक वाल्व क्लोज हो जाए और वापस फिर D2A वाला जो बात है उसके अंदर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा। वॉल्यूम फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, प्रेशर कम हो रहा है। इस ग्राफ का जो एरिया है या इस कर्व का ये जो लूप बन रहा है, इसका जो पर्टिकुलर एरिया है वही है वर्क आउटपुट। यानी इसमें मैंने शेडेड नहीं किया, बट जितना भी लूप के अंदर वाला एरिया वो हमारा वर्क आउटपुट है। ठीक है, इसमें याद रखने वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नेट एक्सटर्नल वर्क है। मीन्स ये मैकेनिकल एनर्जी है जो हमने इससे निकाली है। पीवी जो हम निकालते थे या पी डेल्टा भी आपको याद होगा यूजी के टाइम से, तो उसी तरीके से हमने निकाली है। ये मैकेनिकल वर्क है, एक्सटर्नल वर्क है। एक्चुअली ये मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क सिर्फ 20% है केमिकल एनर्जी का। केमिकल से मेरा मतलब है जो एटीपी और ग्लूकोज सेल की मसल सेल्स ने यूटिलाइज किए हैं, उसका सिर्फ 20% एनर्जी इससे हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखिएगा। बाकी इसमें वॉल्यूम वाली साइड हम देख सकते हैं कि 50 to 120 के आसपास ही जा रहा है, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।